अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ। उसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से इसके अंदर तमाम डिटेल आपसे शेयर करूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तमाम डिटेल मौजूद होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तमाम डिटेल इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो कनाडा इमिग्रेशन के बाद इसका दूसरा नंबर है। न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री है जो कनाडा के बाद इमिग्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो इनका जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो बिल्कुल काफ़ी मिलता जुलता है ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन प्रोग्राम से। तो इसके अंदर ये स्किल्ड कैटेगरी है, जिसमें हाई स्किल, मिडिल लेवल की स्किल और लोअर स्किल, इवन इसके अंदर जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं और उसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल लेवल के भी, और इवन वो लोग जिनके पास एजुकेशन ना होने के बराबर है लेकिन इंग्लिश वो बोल भी सकते हैं और इंग्लिश को वो सुन के उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब कन्वर्सेशन इंग्लिश जिसको आती है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर उसके पास अपनी फील्ड के रिलेटेड उसके पास कोई टेक्निक है, एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इस स्किल प्रोग्राम का नाम है SMC स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी। तो इसके लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है इसका जो पॉइंट स्कोर बेस्ड है बेसिकली। तो उसके लिए वो पॉइंट्स जो है जिसको मीट करना है तो वो कितने होने चाहिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 100 पॉइंट्स है। लेकिन जिनकी माइग्रेशन जो है वो होती है, जिनको न्यूजीलैंड की PR मिलती है, जो प्रैक्टिकली एक रिसर्च के अंदर जो बात सामने आई है वो है 160। अगर किसी के 160 पॉइंट स्कोर है तो वो इसके लिए फॉल करता है। तो सबसे पहले इसमें मैं बताता हूँ ये पॉइंट स्कोर बेस्ड जो है इसमें कौन से फैक्टर हैं। नंबर 1, आपकी एज, क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, स्पाउस का जो प्रोफेशन है वो भी और उसकी क्वालिफ़िकेशन वो भी इसके अंदर मैटर करती है। इंग्लिश लेवल जो कि 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है। और अगर इसके बाद आपके पास कोई जॉब ऑफ़र है जब आप न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद हैं उस वक्त भी, या आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं तब भी, उसका एक फैक्टर है। दूसरा, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका न्यूजीलैंड के अंदर का ही है तो वो इसके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। और अगर आपके पास न्यूजीलैंड से बाहर किसी और कंट्री का है वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसमें एक और फैक्टर है, अगर आपने न्यूजीलैंड के अंदर रहते हुए कोई स्टडी की है तो उसके बेस पे भी आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो मिलते हैं। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी जो है न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन प्रोग्राम, उसके लिए जो ज़रूरी हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी प्रोफाइल को जो इवेलुएट किया जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो आप इस SMC स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप दुनिया के किसी कंट्री के अंदर भी मौजूद हैं, आप न्यूजीलैंड के इस माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें लेवल क्या है, मतलब इसके अंदर इन्होंने कौन सी ऐसी कैटेगरी डिफ़ाइन की है जिससे पता चलेगा कि ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका चूँकि ऑस्ट्रेलिया से मिलता जुलता सिस्टम है, इसके 5 लेवल हैं किसी को भी इवेलुएट करने को, किसी इंडिविजुअल को, किसी एप्लीकेंट को जो यहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है। 5 लेवल है, 1 से 3, 1 to 3 जो है वो इनके हाई से मिड लेवल पे हैं, और 4 to 5 जो है वो इनके जो लोअर लेवल जो इनकी स्कोरिंग है उसके लिए है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 4 to 5 के अंदर अगर फॉल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे या आपको PR नहीं मिलेगी न्यूजीलैंड की। जी, आपको ज़रूर मिल सकती है। तो वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ कौन सी। अगर आप अपने आप को स्किल लेवल 1 पे देखते हैं तो आपके पास मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग
आईटी ऐसी कोई फील्ड है जहाँ पे आप ने कोई मास्टर लेवल की डिग्री की हुई है या पीएचडी लेवल की है इवन, तो वो लोग जो हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं, नंबर 1 में आते हैं। सेकंड में आपके पास अगर बैचलर कोई डिग्री है वो सेम फील्ड के अंदर या इसके रेलेवेंट कोई भी जो एक्सेप्टेड है, फाइनेंस हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, ऑडिटिंग हो सकती है, या इसके अलावा कोई अदर टाइप्स कोई साइंटिफिक स्टडी है, अगर उसके अंदर भी आपके पास है तो आप इसके लेवल 2 में आ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप जाते हैं तो ऑनवर्ड जब 4th और 5 के अंदर आते हैं तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जो लोअर कैडर के लोग होते हैं, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा स्किल वर्क कर रहे होते हैं, जैसे टेक्नीशियंस, जिसमें लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हो सकते हैं, जिसमें कोई अदर जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस हो सकते हैं। इसके साथ नंबर 5 पे वो लोग जिनका एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड के अंदर, काइंड ऑफ अगर उनकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है, मिडल है, लेकिन उनका अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। जैसे अगर कोई ड्राइवर है, अगर उसको 8 साल 10 साल 12 साल ड्राइविंग करते हुए हो गया, उसके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है, या स्पेशली अगर वो किसी लिमोजिन कंपनी के अंदर, जिसे हम उबर और ये क्रीम वगैरह जो है इसको हम कहते हैं, तो अगर वो किसी लिमोजिन कंपनी के अंदर ड्राइविंग कर रहा है और 8-10 साल हो गए हैं तो बिल्कुल वो भी इसके अंदर फॉल कर सकता है। कोई शेफ़ हो सकता है, तो कोई बार अटेंडेंट हो सकता है, फार्म मैनेजर हो सकता है। इवन फार्म मैनेजर कैटेगरी 3 में आता है, चूँकि ये एक पढ़ा लिखा आदमी होता है और इसके साथ साथ इसके पास जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो भी शामिल होता है। तो वो तमाम लोग जिनके पास हाई क्वालिफ़िकेशन है, मिडिल लेवल की है, या जिनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है लेकिन उनकी फील्ड के रिलेटेड उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसके अंदर फॉल कर सकते हैं। तो इनका जो अब इसमें एक मेन चीज़ है कि पीआर हासिल करने के लिए जो हाई कैटेगरी के लोग होंगे उनकी तो इनकम ज़्यादा होगी, और जो लोअर कैटेगरी के हैं उनकी इनकम तो बहुत कम होगी, तो वो किस तरह से इसके अंदर फॉल करेंगे। तो इसमें जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 27। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो प्रोफेशनल लोग हैं कैटेगरी 1 2 3 में आ रहे हैं, उनके सैलरी पैकेज ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली वो पीआर की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो लोअर लेवल के हैं स्पेशली 4th और 5 के, वो किस तरह से इसके अंदर फॉल करेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो इनका मिनिमम लेवल है वो तो है इनकम का $27, लेकिन अगर वो $40 उसकी पर आवर उसकी जो सैलरी बनती है, जिसमें उसकी सिर्फ बेसिक सैलरी हो, उसके इंसेंटिव वगैरह शामिल ना हो, तो वो भी इसके अंदर फॉल कर सकता है। इसके साथ साथ एसएमसी प्रोग्राम के अंदर शामिल कौन कौन है। सपोज़ कोई एक आदमी जो है वो अप्लाई कर रहा है, तो उसके साथ उसके स्पाउस, उसके साथ डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन है अप टू 24 इयर्स एज के, मैरिड ना हो, वो भी शामिल हैं। और अब इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आपके पास इनकम है, तो आप पेरेंट्स को भी इसके अंदर जो है बुला सकते हैं। और इस कैटेगरी के लिए कोई बाकायदा वीज़ों की जो कैप्स है वो मौजूद नहीं है। मतलब अगर कुछ कंट्रीज़ स्पेशली कनाडा जो है वो करता है कि साल के अंदर हमने 2000, 5000, 10,000 अगर लोग लेने हैं, तो इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर जितने लोग अप्लाई करेंगे, जो इनके कैटेगरी के अंदर फाल करके, वो इसके अंदर आ जाएंगे और उनको ये इमिग्रेशन प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तो जब आप ये तमाम चीज़ें पूरी कर लेते हैं, ये तमाम क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, तो फिर आपको EOI जो पूल है उसके अंदर शामिल किया जाता है, जिसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर आपको जो है इवेलुएट किया जाता है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो है 100 पॉइंट, लेकिन 100 पॉइंट्स के ऊपर नॉर्मली इनकी इमिग्रेशन नहीं होती। 160 जो है वो होनी चाहिए। तो 160 कैसे होती है, लाइक एज अगर आपकी 39 इयर्स तक है तो आपके हैं 30 पॉइंट। एजुकेशन अगर आपकी मास्टर है तो इसके जो हैं 100 पॉइंट। तो इसी तरह से मुख्तलिफ फैक्टर हैं, आपकी वाइफ की वजह से भी इसमें पॉइंट्स शामिल होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस की वजह से भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से अगर आपके 160 पॉइंट्स होते हैं तो फिर आप इस EOI पूल के अंदर शामिल हो जाते हैं।
और उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स मौजूद या रिक्वायर्ड लेवल के जो लोग होंगे वो जितने रिक्वायर्ड होंगे उसके मुताबिक वो उन लोगों को पीआर देते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर एंड पे आता है ITA, इनविटेशन टू अप्लाई। मतलब जब आप सारी चीज़ें हो जाते हैं तो फिर इसके बाद अगर आपको वो पीआर कंफर्म कर देते हैं तो इसके बाद फिर आपने जो है अपने वो तमाम जो चीज़ें हैं जो इमिग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन है ये वो सारी कंप्लीट करनी होती है। तो ये तमाम डिटेल है जी न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन के हवाले से। तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं मज़ीद इसके अंदर आपको डिटेल से बता दूंगा। आई होप मैंने इसके तमाम फैक्टर जो है इमिग्रेशन के वो आपको जो है डिस्कस कर दिए हैं, और वो लोग जो अपने कंट्री के अंदर हैं, किसी और कंट्री के अंदर हैं या अभी न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम लोग इससे जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। वो तो अभी इनकी जो फर्स्ट ड्रा जो है वो 9 नवंबर 2022 को हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह ये होता रहेगा। तो वो लोग जो न्यूजीलैंड जैसे एक बेहतरीन कंट्री के अंदर जाके सेटल होना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन को ज़रूर कंसीडर करें। ये एक अच्छा कंट्री है, इनकम के लिए भी, रहने के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।